If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. अगर आप अपने शत्रु को और खुद को जानते हैं तो आपको 100 युद्धों के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और साथ ही में ये अन्य लोगों के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंस का होगा। इसमें हम तमाम वो जानकारियाँ एक जगह ला कर के रख के आपको देने की कोशिश करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम महत्वपूर्ण घटनाओं और विषयों पर रोज़ नए नए वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे और प्रायः इनमें हम सटीक और बारीक उससे जुड़ी सभी जानकारी आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, मध्य पूर्व संकट। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं। तो आइए हम मैप की सहायता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये है मिडिल ईस्ट का मैप। तो इसमें बेसिकली ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, यमन, ओमान जैसे देश आते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसकी को हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या है। तो हमने अभी मिडिल ईस्ट का मैप देखा और जाना कि मिडिल ईस्ट में लगभग कौन कौन से देश आते हैं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मिडिल ईस्ट की रीजनल डायनामिक्स क्या है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में 3 मेजर रीजनल पावर्स हैं: इजराइल, सऊदी अरेबिया और ईरान। इनमें से इजराइल और सऊदी अरेबिया अमेरिका के सहयोगी देश हैं, अमेरिका की अलाई कंट्रीज़ हैं, जबकि ईरान के साथ अमेरिका का टकराव है। ईरान के साथ और ईरान और अमेरिका के बीच में संघर्ष की स्थिति है। पर यह स्थिति है क्यों? आखिर इस कॉन्फ्लिक्ट की क्या वजह है? दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो आइए हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच इस तनाव की क्या क्या रीज़न्स हैं। तो इसमें जो सबसे पहला रीज़न है वो है 1979 में ईरान में हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सरकार थी और ये जो गवर्नमेंट थी ये एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी। ये अमेरिका की सहयोगी सरकार थी। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिजीम में चेंज हुआ और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को ओवरथ्रोन कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह आयतुल्लाह खामेनी के अंडर में एक न्यू इस्लामिक रिपब्लिक का गठन किया गया, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। और ये जो गवर्नमेंट थी ये एक एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट थी, ये अमेरिका के विरोध में थी। दूसरे कारण पे अगर हम आते हैं तो वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम फेंका था तो उससे जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका सामना, उसके दुष्परिणाम आज भी जापान में देखने को मिल रहा है। तो उसके ही बाद एक ट्रीटी आई, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें ये तय किया गया या ये बोला गया कि अब तक जितने भी देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, उनके अलावा अब कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और जो न्यूक्लियर पावर है उसका उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन में करेगा। तो ऐसा करने वाले देशों को इस NPT ट्रीटी पर साइन करना था। तो दोस्तों, इस NPT ट्रीटी के बारे में हम विस्तार से एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे।
तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में ये कंसर्न हुआ कि चिंता हुई कि ईरान जो है अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का उपयोग करके न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। हालांकि ईरान का कहना था कि वो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का उपयोग एनर्जी पर्पसेस के लिए करेगा, ना कि हथियार बनाने के लिए। इसी क्रम में 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे बैरक ओबामा, उनके अंडर में अमेरिका और ईरान के बीच में एक वार्ता हुई जिसको बोलते हैं जैकपोवा, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो वार्ता है ये हुआ ईरान और P5+1 देशों के बीच में। तो ये P5+1 में कौन कौन से देश आते हैं आइए देखते हैं। इनमें आते हैं USA, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया और +1 में जर्मनी। तो ईरान और P5+1 देशों में ये जो वार्ता हुई, इसका जो गोल था, उद्देश्य था, वो था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करना और इसके बदले में ईरान पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, उनमें उसे रिलीफ दिया जाता। इसके साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IAEA, उसे यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इस डील के अंतर्गत ईरान के साथ जो भी समझौता हुआ है उसकी समय समय पर उसको वॉच करते रहे। खैर 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, ये उनका पहला कार्यकाल था और 2018 में उन्होंने अमेरिका को इस ट्रीटी से विथड्रॉ कर लिया। ईरान पे दोस्तों जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे, जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, उसका बहुत सा इफ़ेक्ट पड़ा ईरान पे, बहुत असर पड़ा। जैसे कि ईरान की GDP घट गई, ईरान में रेवेन्यू और ऑयल लॉस हुआ, उस वहाँ पे करेंसी क्राइसिस हो गया और इन सब की वजह से वहाँ पर हाई एम्प्लॉयमेंट हो गया, वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इन सब के चलते अमेरिका और ईरान में संघर्ष बना रहा। फिर आया दोस्तों जून 2025। 13 जून 2025 को ईरान और इजराइल के मध्य में एक युद्ध शुरू हुआ जो कि 24 जून 2025 तक चला और 24 जून 2025 को USA यानी कि अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद इस युद्ध में सीज फायर हुआ। लेकिन ये जो तनाव की स्थिति थी ये ख़त्म नहीं हुई और ये चलती ही रही। फिर 28 फरवरी 2026 को इसी साल अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान पर एक मिलिट्री स्ट्राइक किया और इसको नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसके तहत उन्होंने ईरान के कई सारे बेसिस पे हमला किया और इसी हमले में दोस्तों इसी हमले में अयातुल्ला खामेनेई की भी मृत्यु हुई। इसके बदले में, इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के कई सारे बेसिस पे हमला किया और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश थे उन पर भी हमला किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना इतना बड़ा चर्चा का विषय क्यों है, इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम अभी आगे देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये जो तनाव की स्थिति है, ये जो इस साल शुरू हुआ, ये जो अटैक है, ये चलते रहा। हालांकि हाल ही में अभी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में एक पीस टॉक करने की कोशिश की गई और फिलहाल दोनों के मध्य में सीज फायर की स्थिति है। हालांकि आगे अभी इस प्रकरण में क्या होगा ये अभी कहना बहुत जल्दी है और अभी ये कहा नहीं जा सकता। तो आगे इस प्रकरण में जैसा भी होगा उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल तक ये इस साल फरवरी 2026 में
फरवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ उनमें कौन कौन से वेपन्स यूज किए गए, आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें अमेरिका के द्वारा B-2 और B-52 बॉम्बर्स का यूज़ किया गया, साथ ही साथ F-15 और F-35 फाइटर जेट्स का यूज़ किया गया। इसके साथ ही मिनटमैन 3 का यूज़ किया गया। ल्यूकास ड्रोन का भी प्रयोग किया गया अमेरिका के द्वारा, जो कि ईरान के शाही तर्ज पर किया गया। और इसके साथ ही साथ अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल्स का भी यूज़ किया। वहीं ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब्स का प्रयोग किया और इसके साथ ही साथ मिसाइल्स जैसे खर्रम शहर 4, सेजल, हज कासिम, कय्यम 1 जैसे मिसाइल्स का प्रयोग किया और साथ में ही शाही ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, ये जो स्थिति है इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट होगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में सच में ये जो विश्व है ये ग्लोबल हो चुका है। तो दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं का भी बहुत असर पूरे विश्व पर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत पर इसका क्या असर पड़ा? तो भारत पर इसका असर हालांकि कोई डायरेक्ट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी वजह से भारत में LPG क्राइसिस हो गया है। हालांकि हमारी सरकार का कहना है कि ऐसी कोई भी LPG शॉर्टेज हमारे देश में नहीं है, ऐसा कोई भी क्राइसिस हमारे देश में नहीं हुआ है और उन्होंने यहाँ के लोगों से धैर्य बनाने की अपील की हुई है। अब देखते हैं मिडिल ईस्ट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस तनाव का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, चूँकि ईरान जो है वो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने भी सहयोगी देश हैं उन पे आक्रमण करता रहा है, जिससे कि वहाँ पे जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। इसी के साथ पावर बैलेंस का भी वहाँ पे खेल शुरू हो गया है और इसी के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जो ऑयल प्राइसेस, वॉलेटिलिटी है, इन सब पे भी बहुत गहरा असर पड़ा है। और यहीं पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बात की थी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मिडिल ईस्ट से जितना भी तेल और गैस आता है ना, जितने भी तेल और गैस के जहाज़ और टैंकर आते हैं वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही आते हैं। तो अभी ईरान ने इसको बंद कर दिया है, तो अब वहाँ से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को ईरान को टैक्स पे करना पड़ेगा और अमेरिका और पूरी दुनिया के हिसाब से ये पानी में फ्री नेविगेशन के प्रिंसिपल के विरुद्ध है। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो मसला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल तक इस बारे में इतना ही है। फर्दर इसमें जो भी आगे बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम उसके बारे में एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।